ग्रेविटेशन करना है ना, इसे इसका पहले से किया हुआ है, तुम्हारा किया हुआ है, तुम्हारा किया हुआ है, और तुम्हारा रिया किया हुआ है, कुमकुम किया हुआ है। तुम सही जगह बैठी हो, दिख रहा है पूरा एंगल सही है। तुम्हारा भी किया हुआ है ना, बट कुछ याद नहीं है ना। मेरा याद है, मेरे को भी थोड़ा, मेरा याद नहीं है हमको। 10 ग्रेविटेशन। ओह अच्छा, ग्रेविटेशन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन कौन सा स्टेशन? ग्रेविटेशन। ठीक है, क्या कहता है सुनो। दुनिया में नहीं, दुनिया मतलब अर्थ होता है कि पूरा ब्रह्मांड होता है? दुनिया मतलब ब्रह्मांड होता है, अर्थ होता है दुनिया मतलब। तो दुनिया नहीं, ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स। ठीक है, पूरे यूनिवर्स में जितना भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट से तुम लोग क्या समझते हो? सामान। हिंदी नहीं बोलना इसको। किसको ऑब्जेक्ट? हाँ ये बोलना है कि ऐसा कोई भी चीज़ जिसके पास क्या हो, मास हो। अब मास से क्या समझते हो? पार्टिकल हो अंदर में, मतलब पार्टिकल्स हो, मैटर हो, मतलब है ना। पार्टिकल बोलो या मैटर बोलो, मैटर हो अंदर। तो कोई भी यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में जितना भी ऑब्जेक्ट है, वो हर एक ऑब्जेक्ट हर दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, ये कहता है कौन? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बस इतना ही नहीं कहता, थोड़ा आगे भी कहता है। क्या कहता है कि ये मान लो मास है m1, इसका मास m1 है, और एक और मास है, इसका मास है m2। ठीक, ये भी m1 मास m2 मास को खींच रहा है अपनी तरफ, और m2 मास भी अपने m1 को अपनी तरफ खींच रहा है। दुनिया में आसपास जो भी तुमको दिख रहा है ना, सब एक दूसरे को हम लोग क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं। बट ऐसा खिंचाव महसूस क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? जैसे वो बॉट, हाँ अर्थ के मास के सामने की कंपैरिजन में, अर्थ के मास के कंपैरिजन में हम लोग कुछ नहीं है। एक हाथी का वजन जितना है, मेरा भी वजन उतना ही है। मतलब वैसा अलग तरह से वो नहीं बोल रहे, मतलब अर्थ के कंपैरिजन में हम भी जीरो हैं और हाथी भी जीरो है। एक बड़ा सा ट्रक जितना है, एक छोटा सा चींटी भी उतना ही है अर्थ के कंपैरिजन में। समझ में आया क्या बात, क्या बोल रहे हो? इसलिए हम लोग खींच नहीं रहे। अगर हम लोग खींच रहे होते तो क्या होता? जैसे हम लोग कूद रहे हैं ना, जैसे मान लो हम जंप कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? वापस आ जा रहे हैं धरती में। ऐसा क्यों? क्योंकि अर्थ हमको खींच के लेके आ रहा है। ठीक है, बट अगर अर्थ को भी हम लोग खींच लेते तो क्या होता? हम ऊपर उठते तो अर्थ जमीन फट के मेरे ऊपर आ जाता है। ऐसे समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? जैसे ये टुकड़ा यहाँ पे टाइल्स वाइल्स है, उठ जाता, मेरे पैर के आगे आ जाता, मतलब पैर के नीचे आ जाता। मज़ा आ रहा है ना? इसका गेम बन सकता है या मूवी बन सकता है। सही बात है। तो ये मास m1 है, ये इसको खींच रहा है अपनी तरफ ऐसे कुछ फोर्स से। नाम देते हैं F। इस बॉडी का नाम है 1, इस बॉडी का नाम है 2। यहाँ पे लिखेंगे हम F12 कि F21। क्या लिखेंगे? किसी को याद है? इस फोर्स का नाम क्या होगा? F12 कि F21? इस F12 का मतलब है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। 1 पे लगने वाला फोर्स 2 के द्वारा, 2 के वजह से। और इसका मतलब है 2 पे लगने वाला फोर्स 1 के वजह से। तो ये जो फोर्स हम दिखाएं, ये किस पे लग रहा है? सही से बोलो। 2 पे लग रहा है। इसको खींच रहा है ना ऐसे, ये खींच रहा है इसको, तो खींच रहा है। हम तुमको ऐसे खींचेंगे तो किस पे फोर्स लगेगा? तुम पे लगेगा ना। किसके द्वारा? हाँ, तो लिखेंगे फोर्स ऑन स्वास्तिक ड्यू टू दीप। समझ में आ रहा है? तो वैसे ही इसको खींच रहे हैं हम, तो इस पे फोर्स लग रहा है, 2 पे लग रहा है। किसके द्वारा लग रहा है? 1 पे लग रहा है। तो F21 हो जाएगा। मतलब ये नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे, नीचे वाला लिखेंगे। और जब इसको वो खींचेगा तो क्या लिखेंगे? F12। दोनों एक ही लाइन में ऐसे ज्वाइन होगा, सेम लाइन। एक ऐसे लगेगा, एक ऐसे लगेगा। ये समझ में आ गया? एक F12 एक F21। कौन सा किस में लग रहा है? समझ में आ रहा है? दोनों सेम होता है, मतलब ये जितना फोर्स लगा रहा है इसको खींच रहा है, ये भी उतना ही फोर्स से खींच रहा है। दोनों लगभग क्या? सेम। F21 और F12 दोनों लगभग क्या? सेम। किसके बराबर मान लेते हैं? F के बराबर। ठीक, तभी ये दोनों मूव नहीं कर रहा है। जैसे हम भी स्वास्तिक को खींच रहे हैं, स्वास्तिक भी हमको खींच रहा है, बट हम लोग दोनों मूव नहीं कर रहे हैं क्योंकि F12 से हम लगा रहे हैं FSD और वो FDS लगा रहा है। बट दोनों है किसके बराबर? सेम ही है।
मान लेते हैं F के बराबर, ठीक है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोला कि जितना भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के मासेस के प्रोडक्ट में, मतलब m1 इंटू m2। ये मास जितना ज़्यादा, दोनों का प्रोडक्ट जितना ज़्यादा, ये वाला फोर्स, खींचने वाला फोर्स उतना ज़्यादा, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या बोला है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली मतलब उल्टा प्रोपोर्शनल, किसके? डिस्टेंस बिटवीन देम के। ये डिस्टेंस मान लो r है, तो डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। समझ में आया क्या? मतलब डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा? घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? घट जाएगा। इन्वर्सली मतलब उल्टा काम करेगा। तुम डिस्टेंस को क्या करोगे? बढ़ाओगे, तो दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जैसे चुंबक में होता है, जितना डिस्टेंस ज़्यादा उतना एक दूसरे को खींचेगा नहीं, जितना नज़दीक लेंगे खींच लेगा। समझ में आ रहा है? तो जितना डिस्टेंस कम उतना फोर्स कम ज़्यादा। और मासेस में क्या होगा? जितना मास ज़्यादा उतना फोर्स ज़्यादा। बड़ा बड़ा मैग्नेट ले लो, सोचो, इमेजिन करो बड़ा बड़ा मैग्नेट, तो वो फोर्स दूर दूर भी रखेंगे ना तो खींच लेगा। क्यों? क्योंकि मास ज़्यादा है। और छोटा छोटा मैग्नेट है, कितना भी पास लाओ नहीं होगा, एकदम पास लाना पड़ेगा, तब जाके वो मैग्नेट वाला प्रॉपर्टी दिखाएगा। ठीक, तो बस इतना ही बोला था। अब इसको लिखेंगे कैसे वो देखते हैं। हम लोग लिखेंगे इट स्टेट्स दैट, इसको हटाते हैं, थोड़ा छोटा बना देते हैं, क्या ही फ़र्क पड़ता है, अर्थ के सामने दोनों जीरो है। ठीक, क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट। कौन? इट मतलब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या स्टेट करता है? इट स्टेट्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स, इस पूरे ब्रह्मांड में जितना भी ऑब्जेक्ट है, अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट, मतलब हर दूसरे को खींचता है। एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ फोर्स, एक फोर्स से खींचता है, विथ अ फोर्स, विच इज़, वो फोर्स के बारे में बताया जा रहा है कि वो फोर्स कैसे होगा, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, उन दोनों के मासेस का प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक, समझ में आ गया इतना? फोटो खींच लो इसका, ये स्लाइड नंबर 1 करते हैं इसका, इसको मिटा रहे खाली। ठीक है, समझ में आ गया? अभी ये वाला देखो, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं और ये इक्वेशन 2 बोल देते हैं। ये वाला और इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को मिक्स कर देते हैं, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2। कंबाइन अगर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? m1 m2 रह जाएगा ऊपर और r स्क्वायर कहाँ आ जाएगा? नीचे। ठीक, ये है साइन प्रोपोर्शनलिटी का। ये साइन हटता है, एक इक्वल टू आता है तो क्या आ जाता है साथ में? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और उस केस में यहाँ पे क्या होता है? वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी G, कैपिटल G, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये बन गया तुम्हारा फॉर्मूला। बट यहाँ पे G क्या है वो लिखना पड़ेगा। G क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जितना भी दुनिया में कांस्टेंट है ना, किसी का आगे ये नहीं लगता, यूनिवर्सल नहीं लगता, बस कांस्टेंट लगता है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, सोलर कांस्टेंट और भी अलग अलग कांस्टेंट होता है, बट सब धरती के लिए वैलिड है। बट ये G जो ऐसा कांस्टेंट है जो पूरे यूनिवर्स के लिए वैलिड है, यूनिवर्सल बोलते हैं इसलिए, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका वैल्यू क्या होता है? एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया था 6.67 10 टू द पावर -11। इसका यूनिट अभी हम नहीं लिख रहे हैं, तुम लोग निकालोगे इसको। ठीक है, इसको अभी मिटा रहे हैं। चलो, अभी हम लोग का क्वेश्चन ये है कि फाइंड द यूनिट ऑफ कैपिटल G। निकाल पाओगे क्या खुद से? निकालने का तरीका वाइज, मतलब कैसे निकाला जाता है वैसे निकाल पाओगे? तुम निकाल पाओगे? और नहीं, बस एक जन। कैसे निकालते हैं देखो, पहले जो फॉर्मूला पता है उसको लिखो, F = G m1 m2 by r स्क्वायर। ठीक है, अभी जिसका यूनिट निकालना है उसको अकेला करना होगा, उसको अकेला करो, तो बाकी सबको किधर भेज देंगे? उस साइड भेज देंगे। तो F ही रहेगा, r स्क्वायर आ जाएगा इस साइड, तो इधर डिवाइड में, इधर इंटू में आ जाएगा। और m1 m2 इंटू में है, इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो
तो जी अकेला हो गया कि नहीं हो गया। अब इस जी का यूनिट निकालना है, तो क्या करेंगे, इसका यूनिट लिख देंगे, इसका यूनिट लिख देंगे, इसका यूनिट लिख देंगे, इसका यूनिट लिख देंगे। समझ में आया? फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। सबको नहीं पता क्या? फोर्स का यूनिट न्यूटन, न्यूटन। ये आर क्या है यहाँ पे? डिस्टेंस। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट, मीटर। कितना को है डिस्टेंस? 2 को है ना, स्क्वायर लिखा हुआ है, तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे कि सिर्फ मीटर लिखेंगे? मीटर स्क्वायर। और मास का यूनिट क्या होता है? एसआई, केजी। ये भी केजी, ये भी, तो क्या लिखेंगे? केजी स्क्वायर। ये हो गया जी। मतलब जी का यूनिट क्या हो गया? एसआई यूनिट ऑफ जी कितना हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये बाई को ऐसे पर बोलेंगे, पर केजी स्क्वायर। मतलब यहाँ पे यूनिट क्या आ जाएगा? 6.67 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। समझ आ गया यूनिट कैसे निकालते हैं? सेकेंड स्लाइड। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा पूछता है थोड़ा देख लेते हैं। जैसे मान लो हम दे दिए क्वेश्चन क्या कि फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, जो भी बोलो, बिटवीन अ मैन अ बॉय, कुछ भी, बिटवीन अ बॉय बॉडी नहीं, बिटवीन अ बॉय ऑफ मास कितना 60 kg ले लेते हैं। फाइंड अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ बॉय ऑफ 60 kg एंड अर्थ। ठीक है, अर्थ का मास हम दे देते हैं यहाँ पे, बाद में तुम लोग को रटना है 6 × 10⁻24 kg। ठीक, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज द रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ का रेडियस कितना होता है याद है किसी को? मीटर्स के किलोमीटर्स, किलोमीटर में ये होता है 6400 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर में अगर बोलना है ना रेडियस ऑफ अर्थ को, तो बोलना कितना? 6400 किलोमीटर अर्थ का रेडियस। समझ में आ रहा है? किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करते हैं? 1000 से 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 64 आ जाएगा, और कितना जीरो आ जाएगा? 3 और 2 5। समझ में आ रहा है? हमको यहाँ पॉइंट लगाना है, तो बाई क्या कर देंगे? 10, तो एक और 10 लगाना पड़ेगा ना, ये इलीगल काम किया ना यहाँ पे। 10 से डिवाइड अपने मन से ना किए, तो भरपाई भी कर दिए। अब 64/10 कितना हो गया? 6.4, और कितना को जीरो आ गया? 1 2 3 4 5 6, तो 10 to the power क्या बोल देंगे? 6। किस में कन्वर्ट हो गया था? यहीं पे वो मीटर में कन्वर्ट हो गया था। समझ में आ गया? ठीक है, ये सब चीज़ अभी बाद में याद करना, अभी रहने देते हैं, अभी दे दिया गया क्वेश्चन। सिंपल सा बात सोचो, ये अगर अर्थ है, ये बॉय यहाँ खड़ा है और ये तुम्हारा अर्थ है पूरा, तो इसके और इसके बीच में कितना दूरी है? यही रेडियस के बराबर दूरी है ना, अर्थ का सेंटर से लेके यहाँ तक का दूरी। समझ में आ रहा है? तो वो निकालना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? वही वाला F(g)m1m2/r²। जी का वैल्यू की जगह जी का वैल्यू पुट करेंगे, कितना होता है? 6.67 10 to the power -11। m1 कितना है? तो है 60। m2 कितना है? तो है 6 × 10 to the power 24 बाई r², मतलब इस पूरे का स्क्वायर 6.4 10 to the power 6 का स्क्वायर। ये जो आंसर आएगा टोटल किस में आएगा? न्यूटन में आएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। तो क्या करना है ना, जितना नंबर वाला पार्ट है ना, नंबर वाला पार्ट सबको अलग अलग करना है। 6.67 लिख लेंगे, 60 लिख लेंगे इसके बगल में, 6 लिख लेंगे इसके बगल में, और नीचे वाला भी नंबर लिख लेंगे। नीचे वाला नंबर खाली यही दिख रहा है, और वो भी इसका 2 टाइम्स है, मतलब 2 बार स्क्वायर है, तो 6.4 लिख लेंगे। और जितना बिना नंबर वाला है उसको एक साइड कर देंगे, जैसे 10 to the power -11, ये क्या है? ओ ये 6, ये लिख चुके हैं। 10 to the power 24 और 10 का पावर 6, 10 का पावर 6। समझ में आया? इसको बस नॉर्मली सॉल्व करना है जैसे हम लोग करते हैं। और इसको कैसे करना है इस पार्ट को खाली बता रहे हैं। इसको ऐसे लिखना, 10 लिखना, -11 लिखना, और 24 ऊपर इंटू में है ना, तो प्लस हो जाएगा, +24। ये और ये नीचे है, डिवाइड में है, तो माइनस हो जाता है, -6 -6। 10 का पावर कुछ भी आ जाएगा एगो, और यहाँ पे एक नंबर आएगा पॉइंट वाइड में। समझ में आ गया? वही आंसर न्यूटन में। ठीक है, ये 3rd नंबर की 4th नंबर,
थर्ड। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं? पक्का ना? ऐसा वाला एक्सप्रेशन बना देना, ठीक है? नहीं समझ में आएगा तो मतलब वैसा वाला एक्सप्रेशन बना देना, समझ जाएंगे। तुमको नहीं आ रहा क्या? नंबर 4, एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट विल हैपन टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, जी फोर्स लिखते हैं, टू द ग्रेविटेशनल फोर्स इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू masses is number 1 doubled, number 2 hard। हाँ बात तो सही है। इस तरह क्वेश्चन को दिखाना कैसे है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि दो बॉडी है, इसका मास कुछ m1 है, इसका मास कुछ m2 है, कुछ इन लोगों का बीच का फोर्स कितना हो जाएगा? तो F इक्वल्स टू हो जाएगा r, अगर डिस्टेंस है तो g m1 m2 बाई r स्क्वायर। इतना हो जाएगा फोर्स, यही होगा ना, क्योंकि मास पता नहीं है, m1 m2 ही मास पता है, डिस्टेंस पता नहीं, r ही पता है, तो फोर्स कितना होगा? तो g m1 m2 बाई r स्क्वायर। बट इस फोर्स के साथ क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, कितना टाइम्स होगा, कितना गुना हो जाएगा? अगर इस दोनों के बीच की जो दूरी है r, इसको एक बार डबल कर दिया जाए और एक बार आधा कर दिया जाए, ठीक है? तो पहले फर्स्ट केस में हम लोग करते हैं नंबर 1 में कि r जो है, जो चेंज वाला r है, r डैश, उसको क्या कर दिया गया? जो पहले वाला था उसका डबल कर दिया गया, मतलब मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दिया गया। समझ में आया? तो r डैश इक्वल टू हो गया 2r। अभी f निकालते हैं, नया वाला f डैश, g को g लिखेंगे m1 m1 m2 m2 और r स्क्वायर, इस r स्क्वायर की जगह में क्या लिखे? 2r का होल स्क्वायर लिख दे। ये समझ में आया क्यों? क्योंकि r अभी क्या हो चुका है? 2r हो चुका है, तो लिख देंगे 2r का होल स्क्वायर। कि ऐसा कौन सा लिखेंगे? ऐसा कि ऐसा? फर्स्ट कि सेकंड? फर्स्ट। किसी को सेकंड लग रहा है क्या? नहीं, 2r का ही होल स्क्वायर करना पड़ेगा, ये चीज़। इसका मतलब कितना हो जाएगा? g m1 m2 बाई 2 का भी स्क्वायर, r का भी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 4, r का स्क्वायर मतलब r स्क्वायर। तो f डैश इक्वल टू देखो कितना आ गया? g m1 m2 बाई r स्क्वायर कितने के बराबर? पहले वाले f के बराबर, और एक एक्स्ट्रा क्या आ गया? 1/4 आ गया। और इस पूरे के जगह में क्या लिख देंगे? f लिख देंगे। समझ में आया क्या? इस पूरे के जगह में क्या लिख दिया? इस पूरे के जगह में f लिख दिया, पहले वाला f, और एक एक्स्ट्रा क्या बच गया? 1/4। मतलब फोर्स के साथ क्या हुआ? फोर्स 1/4 हो गया, 1/4। पहले जितना भी था उसका 1/4 हो गया। पहले अगर 40 न्यूटन रहा होगा तो अभी कितना हो जाएगा? 40/4 मतलब 10 न्यूटन। समझ में आया? ये हो गया 1/4, लिख देंगे 1/4 हो गया। वैसे ही दूसरा वाला निकालो, हाफ वाला, सेम करेंगे। f डैश इक्वल टू g m1 m2 बाई r स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे? r/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि आधा हो गया ना। समझ में आया? आधा मतलब बाई 2 करते हैं। नहीं समझ में आया तुमको? काजल बताओ। सेकंड वाला में r डैश, नया वाला r क्या होगा? हाफ हो जाएगा, मतलब पहले जो भी था उसका आधा। आधा कैसे करते हैं? बाई 2 करके ना, तो बाई 2 कर दिए। समझ में आया? अभी तो r/2 का स्क्वायर हो गया। अभी क्या हो जाएगा देखो? g m1 m2 r का भी स्क्वायर तो r स्क्वायर, और बाई 2 का भी स्क्वायर मतलब 4, तो बाई का बाई कहाँ जाता है? ऊपर चला जाता है, मतलब 4 ऊपर आ जाएगा। अब ये जो g m1 m2 बाई r स्क्वायर दिख रहा है, ये तो पहला वाला f है, तो f डैश कितने के बराबर हो जाएगा? 4f के बराबर, मतलब 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स। तो लिख देंगे 4 टाइम्स हो जाएगा। क्या होगा? पूछ रहा है क्या होगा, व्हाट विल हैपन। तो इसमें 1/4 हो जाएगा, इसमें 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक, 4th लिख लो इस क्वेश्चन को। इस तरह का क्वेश्चन आता है वो। हो गया। सेकंड लॉ पता है सबको? न्यूटन सेकंड लॉ तुम बताओ। हाँ, फॉर्मूला तुम बोलिए। फॉर्मूला को तुम ऐसे सेंटेंस बना के बोलिए। F इक्वल टू m को बोलिए, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। हाँ सौमुदीप, सेकंड लॉ। तुमको नहीं बताना। स्वास्तिक बताओ। आ रहा। अच्छा, तुम क्या कर रहे हो? कहाँ खोज रहे हो इतना? चलो बताओ सेकंड लॉ क्या होता है?
बस वही पता है। हम ये जानते, जब पढ़ा रहे थे ना तब भी बोले थे कि एक कुछ दिन बाद पूछेंगे तो एफ कुछ एम मत बोलना, पूरा बात बोलना। और फिर तुम घूम फिर के एफ कुछ एम सबको ही बोल रहे हो। वो नहीं बताना है, वो फॉर्मूला है। सेकंड लॉ क्या है वो तो आता था एफ कुछ एम में। तुम बताओ, कुछ याद आ रहा तो? फर्स्ट लॉ, हाँ बोलो। मतलब अगर ऑब्जेक्ट टेंड्स टू बी मोशन देन इट विल बी मोशन, अगर ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट इट टेंड्स टू बी इन रेस्ट अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स। थर्ड लॉ तुमको मतलब देना पड़ेगा कुछ इनर्स। याद है मिल गया? सर सुनाई नहीं दिया। स्कैम कर दिए सर बैठ के। क्या सुना नहीं दिया? वो जो बोल ही रहा है। ओ अच्छा, वो फर्स्ट लॉ थर्ड लॉ बोली, तुम लोग को भी पता है वो। हम ये भी बोले थे पढ़ाते टाइम कि फर्स्ट लॉ थर्ड लॉ याद रह जाएगा, सेकंड लॉ याद नहीं रहेगा। हाँ सर, सुबह में क्लास था, हम वहाँ पर बैठे थे, ये बता इतना याद है सर, इसको देखिए। बस लॉ ही याद नहीं है। याद आया तुम लोग का? हाँ very good। सही है सही है। मोमेंटम तुम्हारा? वही सर। मोमेंटम याद है तुमको? याद है अभी पूरा? चलो बोलो। Rate of change of momentum is directly proportional to the external force applied. गजब। ठीक है, उसको अभी नहीं समझा रहे। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है, और उसी से आता था क्या, एफ इक्वल्स टू एम है, जो बताई कुमकुम। ठीक है, एफ इक्वल्स टू एम है। मतलब सेकंड लॉ क्या है? सेकंड लॉ है एफ इक्वल्स टू एम है, इतना याद रखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे फ्री फॉल का। फोन बज रहा है किसी का, अभी रखते हैं। हाँ, फ्री फॉल। मान लो ये है, क्या है, ये है अर्थ। ठीक है, रुक जाना। ये अर्थ है, आधा उधर है, और हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, वैसे ड्रॉप हो रहा है, ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है। इसका मास कितना है? बड़ा एम। बड़ा एम मतलब मास ऑफ अर्थ। इसका मास कितना है? छोटा एम। ठीक है, ये जब नीचे आ रहा होगा तो कितने एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है? 9.8। 9.8 को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है, कुछ एक्सेलरेशन से आ रहा होगा, अभी नहीं पता हम लोग को। ठीक है, रहने देते हैं। इस दोनों के बीच का दूरी कितना होगा? मतलब अर्थ का सेंटर से लेके इसका सेंटर तक कितना दूरी होगा? रेडियस। यहाँ पे कुछ एच भी होगा और ये रेडियस होगा। देखो समझो अच्छे से, पहले सेंटर से लेके अर्थ का सरफेस तक रेडियस, और ये दूरी कितना है? एच है। ये जो मार्कर दिख रहा है यही वो ऑब्जेक्ट है मान लेते हैं। या फिर ताला कहाँ है? हाँ यार देखो, क्या हो गया? हम नहीं गिराएंगे, ये ताला है यहाँ पे। ठीक है, मान लो यहाँ पे कितना हाइट में, ये कितना मीटर होगा लगभग? सब में हाँ हाँ बोलता है। कितना होगा पूछ रहे तो? 4। 1 मीटर के आसपास होगा। 1 मीटर का स्केल होता है ना, मीटर स्केल देखियो, जो दर्जी के पास रहता है, इतना ही बड़ा रहता है लगभग। तो ये 1 मीटर है। ठीक है, समझ में आ गया कितना? और यहाँ से लेके जो टाइल्स है, ये हम लोग ज़मीन पे नहीं है वैसे, कोई बात नहीं, मान लेते यही अर्थ है। तो यहाँ से लेके ये आर तक कितना दूरी है? कितना है? 6.4 × 10⁶ मीटर। और ये कितना है बेचारा? 1 मीटर। ये इमेजिन कर पा रहे हो कितना मीटर है? कितना मतलब कितना? 64 लाख। 64 लाख मीटर। सोचने लायक नहीं है, 64 लाख मीटर। तो ये 64 लाख किलोमीटर मीटर है, और ये 1 मीटर है। तो इतना दूरी के सामने ये 1 मीटर कोई मायने रखता है क्या? कुछ नहीं रखता है। रखता है क्या? अगर ये 2 मीटर भी हो जाता तो कोई मायने रखता है क्या? ठीक है,
तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इसका और इसका बीच का दूरी कितना है, इस मास का और इस मास के बीच का दूरी कितना है, r प्लस एच तो है, बट ये h बहुत ज़्यादा क्या है, छोटा है, तो h लगभग क्या मान के चलेंगे, जी 0 मान के चलेंगे, इसलिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बस r ही रहेगा, क्योंकि h तो 0 हो गया ना, समझ में आया? ओके, तो इस दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालेंगे बाय ग्रेविटेशनल लॉ। ग्रेविटेशनल लॉ के हिसाब से इस दोनों में फोर्स कितना लग रहा है, तो फोर्स इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, Gm1 m2/r², ठीक, F इक्वल टू G, तो G है, M कितना m1, ये छोटा m है, m2 कितना है, बड़ा m है, और बाय r² कितना है, रेडियस का स्क्वायर। समझ आया? मतलब इस दोनों के बीच का फोर्स हम निकालें, बट किसके हिसाब से निकालें, ग्रेविटेशन लॉ के हिसाब से निकालें, ठीक है। ये आ गया फोर्स, इक्वेशन नंबर 1। अब हम निकालेंगे बाय सेकंड लॉ, सेकंड लॉ के हिसाब से निकालेंगे इसी का फोर्स। फोर्स किस पे लग रहा है, इस बॉडी पे लग रहा है, तो इसका फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसका मास कितना है, छोटा m है, इसका एक्सेलरेशन कितना है, तो a मान के चल लेते हैं। समझ आया? m हो गया, वही हो गया सेम चीज़। एक्सेलरेशन किसका, इस बॉडी का, और मास किसका, इसी बॉडी का, ठीक है। ये जो फोर्स लिखे हैं ये किस बॉडी का लिखे हैं, इसी बॉडी का लिखे है ना, क्योंकि ये तो मूव कर नहीं रहा, अर्थ को मूव नहीं कर रहा ना, यही मूव कर रहा आ रहा बेचारा, मतलब जो फोर्स लग रहा है इसी पे लग रहा है अर्थ के द्वारा, ठीक है। तो इस पे कितना फोर्स लग रहा है, इसके हिसाब से इतना लग रहा है और उसके हिसाब से इतना लग रहा है, बट लग तो एक ही फोर्स रहा है ना, तो इसका मतलब ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आ रहा है? आ रहा है तब बोल रहे ऐसे, नहीं आ रहा तब बोल रहे ऐसे, आ गया ना। तो इसका मतलब Gmm/r² और ma दोनों क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। उसी को करेंगे यहाँ पे कि ma इज इक्वल्स टू Gmm/r²। ये छोटा m क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक्सेलरेशन किसके बराबर आ जाएगा, बड़ा G बड़ा M बड़ा r²। और ये जो एक्सेलरेशन है इस बॉडी में किसके वजह से आ रहा है, ग्रेविटी के वजह से आ रहा है, अर्थ के वजह से, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसका नाम चेंज होकर क्या बन जाता है, छोटा g। छोटा g का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये किसके बराबर आ गया, बड़ा G बड़ा m/r²। ये एक फार्मूला बन गया, समझ में आया? छोटा g का फार्मूला क्या होता है, बड़ा G m/r²। ये g का वैल्यू कितना होता है पता है, 6.67 × 10⁻11। m किसका मास है, अर्थ का। ये r क्या है, रेडियस किसका, इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है, सबका वैल्यू पुट करोगे, सॉल्व करोगे तो g का वैल्यू आ जाता है। और वो कितना आएगा, 9.8 मीटर/सेकंड²। वो तुम लोग करके देखोगे घर पे, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा सा करेंगे बट अभी नहीं। ये कोई स्लाइड नंबर कितना हो जाएगा, लिख लो, बोलो कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा, पक्का तुम्हारा बताओ, ठीक है ठीक है। हम खेलते हुए आ रहे हैं क्या, मिटाए इसको। अच्छा ये चीज़ क्या सेम रहेगा अगर हम लोग माउंट एवरेस्ट के पीक में चले जाते हैं, सेम नहीं रहेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोग जो एच है ना, जो एच नेग्लिजिबल था वो एच तब नेग्लिजिबल नहीं रहेगा, बहुत ऊंचाई में चले जाएंगे हम लोग, तभी जी का वैल्यू क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। समझ में आया क्या? तो इसीलिए जब हम लोग बहुत ऊंचाई में चले जाएंगे ना, तो हम लोग का जो शरीर थोड़ा अजीब सा बिहेव करेगा, थोड़ा हल्का महसूस करेंगे खुद को, क्योंकि ये जी छोटा हो जाता है। क्यों छोटा होता है, क्योंकि हम लोग एच में बहुत ऊपर चले जाते हैं, और एच में बहुत ऊपर चले जाएंगे तो ये आर क्या हो जाएगा, आर प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ये वाला क्वांटिटी बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा तो ये वाला क्या हो जाएगा, छोटा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है, एक डिनोमिनेटर में एक न्यूमरेटर में। ये बात समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये नहीं भी आ सकता अभी। तो याद रखना कि जब भी कोई बॉडी फ्री फॉल करता है, फ्री फॉल का मतलब छोड़ा गया होगा, ऐसे गिर रहा होगा, तब वो कितने एक्सेलरेशन से नीचे आता है, Gm/r² से नीचे आता है। इसका एक्सेलरेशन होता है वो कब, जब ड्रॉप किया जाता है। जब ऐसे पटक रहे होते हैं तो तब भी क्या सेम, क्या अलग अलग, तब उसको फ्री फॉल नहीं बोलते हैं। फ्री फॉल का मतलब छोड़ देना होता है, पटकना नहीं, ठीक। ओके, हम लोग अब क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ जी। एग्जाम में कैसे करना है वो भी बताएंगे, बताए थे शायद पहले भी।
फॉर्मूला क्या होता है, g/m/r²। इसका वैल्यू निकालने का हम लोग को। तो g का वैल्यू कितना होता है 6.67 10⁻11 इंटू मास ऑफ अर्थ कितना होता है 6 इंटू 10⁻24, ठीक। r² मतलब 6.4 10⁻6 का स्क्वायर, ठीक है। अब तुमको सॉल्व तो करके टाइम वेस्ट करना नहीं है एग्जाम में, तो कैसे करना है ऐसा दिखा, ऐसे करना। g = 6.67 इंटू 6, इसको लिख दिए, बाई 6.4 दो बार है क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, और जितना 10 वाला टर्म्स है उसको अलग कर दो। ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा ऐसे काट देना कि पॉइंट हटाएं 100 लिए, पॉइंट हटाएं यहाँ 10 लिए, यहाँ पॉइंट हटाएं 10 लिए, फिर इसको काट देना, और कुछ कटेगा तो ठीक है। इसको लिख देना 6/64 इंटू 64 इंटू 10⁻, यहाँ पे कितना हो जाएगा -11 + 24 -6 कर दिए इतना काम। अभी तक कुछ भी दिमाग लगाएं, खाली उल्टा पुल्टा काम किए जो दिख रहा है आराम से। और इसके बाद लिख देना कि ऐसे करके 9.8 मीटर/सेकंड²। मास्टर साहब को लगेगा कि तुम सॉल्व किया, ठीक है, पर तुम किया कुछ नहीं। नहीं, आगे आप कुछ मत करना, वैसे 2-4 को यहाँ पे कोई चीज़ देना और काट देना अच्छे से, लगेगा कि रफ किया हुआ है, ठीक है। अगर समझ नहीं है तो, नहीं तो कर सकता है। हाँ ठीक है। ये कोई एक 5th नंबर 6th नंबर हो गया, मिटाएं। क्या दिक्कत है इसमें? घर में इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तुम लोग आँख में सच्चाई नहीं दिख रहा है, तुम लोग नहीं करने वाले हो ना। घर में इसको सॉल्व करोगे? ठीक है। आते हैं अभी मास और वेट में डिफरेंस खोजने। याद है? ये याद है। हाँ, ये पर हम तो पढ़े नहीं पढ़े हो? मास और वेट कुछ पता है हल्का भी? डिफरेंस क्या होता है? नहीं, तुमको नहीं बताना है, खाली हाँ या ना बोलना है। आता है, पता है? हाँ, तुम सेफ चल रही हो पूरा कि पता तो है, बट हाँ बोलेंगे, क्या ही बोलेंगे, रहने देते हैं, ना बोल देते हैं, ऐसा कर रही हो क्या? ऐसा ही करते हैं सर। नहीं उसको नहीं ठीक है नहीं हम रिया को बोल रहे थे। सर आप किसी को बोलिए सर। हाँ, कुछ भी पता है मास और वेट के बारे में? कुछ तो बोलो, मतलब कुछ भी नहीं पता? ओके ठीक है, कोई बात नहीं। काजल बताओ, कुछ बताओ, कैसे चल रहा है? हाँ, सही चल रहा है? कुमकुम मास और वेट में बताओ। स्वास्तिक, हाँ सर। मास वेट आ रहा है सर। आ रहा है, आ जाएगा, देखा जाएगा। हाँ, इसे आयुष का से mass is the amount of particle inside a matter. जोर से सुनाई नहीं दे रहा। जोर से। So, amount of particle inside the matter. और weight? It's a type of force. It is a type of force. What type of force? Force of attraction. Yes. Force of attraction. Who attracts whom? Two objects. तुम लोग समझ ही पाया? सर थोड़ा ब्लर आ रहा है। Sir, weight is the हाँ। force of attraction between the object and the earth. सही है। Sir, unit भी पता है। बस। तो पाएगा। बताओ, तुम बताओ, कुछ भी बताओ, पता चलेगा। हाँ कुछ भी, फिर जो होगा देखा जाएगा। क्या बोले सर? ठीक है, आते हैं। मास मतलब एक ऑब्जेक्ट में कितना पार्टिकल, कितना मैटर भरा हुआ है, ठीक है। मैटर इन अ सब्सटेंस कितना है इन अ ऑब्जेक्ट, इन एन ऑब्जेक्ट। और वेट क्या है कि कितने फोर्स से उस ऑब्जेक्ट को अर्थ खींच रहा है,
ठीक है। और वेट क्या है कि हम लोगों को अर्थ कितना फोर्स से खींच रहा है, ठीक है। वो हम लोग अर्थ से बाहर चले जाएंगे, चेंज हो जाएगा, क्योंकि अर्थ तभी तक खींचेगा जब तक अर्थ में है। तुम लोग मान लो सबको एस्ट्रोनॉट बन गए, नहीं बनना। ये कैसा था? वेट मतलब अर्थ जितना में खींच रहा है हम लोग को, अर्थ में है तभी खींचेगा। मान लो कुमकुम चली गई मार्स, तो वहाँ पे तो अर्थ नहीं खींचेगा ना, वहाँ कौन खींचेगा तुमको? मार्स चली गई तो तुमको कौन खींचेगा उस टाइम? मार्स खींचेगा। अभी कौन खींच रहा है? तो मार्स में मार्स खींचेगा। सैटर्न में चली जाएगी, सैटर्न खींचेगा। समझ में आ रहा है? ब्लैक होल पूरा फिर खींच ही लेगा, उसके बाद मास भी नहीं बचेगा। तो ठीक है, तो वेट क्या है? इट इज द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स एनी ऑब्जेक्ट। खत्म। मतलब एनी ऑब्जेक्ट, इट इज अ फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये स्केलर क्वांटिटी होता है कि वेक्टर क्वांटिटी होता है? स्केलर होता है। ये एक स्केलर होता है। स्केलर मतलब क्या होता है? जिसका डायरेक्शन हो कि नहीं हो? नहीं हो, नो डायरेक्शन। नो डायरेक्शन क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि मैटर जितना भरा हुआ है ना, वो अर्थ में रहे, चाहे मार्स में रहे, चाहे सैटर्न में रहे, मैटर उतना ही भरा रहेगा। समझ में आया क्या? और वेट क्या हो रहा है? फोर्स, एक तरह का फोर्स है ना। समझ में आ रहा है क्या? ये नहीं समझ में आया। स्केलर कैसे? ये अभी बताए नहीं है, अभी बताएंगे ना कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसके पास डायरेक्शन होता है, इसके पास डायरेक्शन होता है, ठीक है। जैसे मान लो अर्थ में हो तो तुमको अर्थ खींच रहा है ना, मार्स में चली जाओगे तो मार्स खींचेगा अलग फोर्स से, तो चेंज हो रहा है ना डायरेक्शन के हिसाब से। तो मतलब डायरेक्शन से फ़र्क पड़ रहा है इसको। तो जिसको डायरेक्शन से फ़र्क पड़े उसी को क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। वेक्टर क्वांटिटी मतलब जिसको डायरेक्शन से फ़र्क पड़े। स्केलर जिसको डायरेक्शन से मतलब नहीं। तो मैटर कितना भरा हुआ है इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए मास क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। बट कितना फोर्स से खींच रहा है वो डिपेंड करेगा कौन से प्लैनेट में है। समझ में आया क्या? तो इसलिए डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। और छोड़ो प्लैनेट का, पोलर और इक्वेटर होता है, पता है अर्थ में? अर्थ का शेप कुछ जियोइड शेप होता है। अर्थ का शेप का नाम क्या होता है? जियोइड। इस शेप को बोलते हैं जियोइड। तो जियोइड शेप में इस पार्ट को क्या बोलते हैं? पोलर की इक्वेटर? पोलर बोलते हैं इसको। और इधर वाले को क्या बोलते हैं? इक्वेटर। तो पोलर में देखना, ये जो रेडियस है ये पोलर वाला रेडियस है आरपी, और ये वाला इक्वेटर वाला रेडियस है आरई। कौन सा ज़्यादा बड़ा है, इक्वेटर वाला कि पोलर वाला? कौन सा? इक्वेटर वाला ज़्यादा बड़ा दिख रहा है कि पोलर वाला? क्या बड़ा दिख रहा है? तुम सुन नहीं रहा था, गायब हो चुका था, कहीं चला गया था तुम। नहीं हम सर आ रहा था, चला गया था ना, तो वापस आ रहा था। कहाँ गया था तुम? इंटरेस्टिंग जगह गया था तो हम लोग। ये पोलर कहाँ गया था? ये देखो, ये अर्थ है ना, इस रीजन को पोलर रीजन बोलते हैं, इसको इक्वेटर बोलते हैं। ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, बट ये रेडियस थोड़ा छोटा दिख रहा है, थोड़ा बड़ा दिख रहा है। तो यहाँ पे रेडियस पोलर वाला में क्या है? थोड़ा छोटा दिख रहा है ना पोलर वाला रेडियस, और इक्वेटर वाला रेडियस क्या है? बड़ा दिख रहा है। और हम लोग छोटा जी का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं? Gm/r²। ये रेडियस जितना बड़ा, ये जी कितना हो जाएगा? उतना छोटा। तो इक्वेटर में रेडियस बड़ा होने की वजह से जी क्या हो जाता है? छोटा। मतलब जी कम हो जाता है, मतलब अर्थ कम तेज़ी से हम लोग खींचेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो हम लोग का वेट हल्का हो जाएगा कि भारी हो जाएगा? हल्का हो जाएगा। समझ में आ रहा है? भूल जाओगे, ध्यान नहीं दोगे तो। नहीं, सुनो फिर से। रेडियस बड़ा है, यहाँ हम लोग देखें कि जी और आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली मतलब उल्टा प्रोपोर्शनल। तो ये आर बढ़ेगा तो जी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो यहाँ पे इक्वेटर में आर क्या हो गया है? बढ़ गया है। तुम रहती हो मान लो यहाँ पे, ठीक है, तुम रहती हो मान लो पोलर में रहती हो, पोलर रीजन में रहती हो, ठीक है।
तो तुम्हारा वेट अभी क्या लग रहा है तुमको? भारी भारी सा लग रहा है, ठीक। तुम फ्लाइट पकड़ी, इक्वेटर वाला कोई कंट्री में चली गई, वहाँ उतरी, तो तुमको लग रहा है कि हम हल्का हल्का महसूस कर रहे हैं थोड़ा सा, जबकि खाना भी तो खाए हैं पूरा फ्लाइट में, खाते खाते भी गए हम, फिर मेरा हल्का हल्का क्यों महसूस हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि जी यहाँ पे घटा हुआ है। क्यों घटा हुआ है? क्योंकि यहाँ पर रेडियस ज़्यादा है, तो रेडियस ज़्यादा होने की वजह से जी क्या हो चुका है? घट चुका है, और तुमको अब कम तेज़ी से खींच रहा है अपनी ओर। जब कम तेज़ी से खींच रहा है तो तुमको क्या महसूस होगा? हल्का हल्का महसूस होगा ना, इसलिए तुमको हल्का महसूस हो रहा है। एक चोर वाला कहानी हम लोग गोल्ड वाला कहानी पूछे थे ना, वो बता पाओगे? याद है? सुनो क्या था कहानी फिर। ये था तुम्हारा अर्थ, ये है पोलर रीजन, ये इक्वेटर रीजन, ठीक है। एक आदमी है, उस आदमी का नाम है सौम्यदीप। रुको तो जरा। सौम्यदीप क्या कर रहा है? पोलर में रहता है। सौम्यदीप कहाँ रहता है? पोलर में रहता है। और कहाँ जा रहा है ये? इक्वेटर में जा रहा है। बट जाते जाते कुछ स्मगलिंग कर रहा है। नहीं, हम नहीं कर रहे। कुछ सोना खरीदा, ये सोना, ठीक है, गोल्ड बार्स खरीदा, और यहाँ पे गया और यहाँ पे बेचने लगा। सौम्यदीप क्या कर रहा है? पोलर से सोना खरीद रहा है, इक्वेटर में जाके बेच रहा है। और स्वास्तिक क्या कर रहा है? दूसरा वहाँ का गोल्ड खरीद रहा है, इक्वेटर का गोल्ड खरीद रहा है, उड़ के पोलर में आ रहा है और उसको बेच रहा है। कौन ज़्यादा स्मार्ट है? स्मार्ट कौन ज़्यादा है? क्यों? क्योंकि सर हमें पता है। बोलो। क्योंकि सर इक्वेटर में गोल्ड का बहुत ज़्यादा है। नहीं सर वेट की वजह से ना चीज छोटा जी बड़ा जी। हाँ सर वही। कैसे कैसे पूरा बता, वही क्या? पूरा बात बोलो। इक्वेटर में जी लेस होता है और गोल्ड से ज़्यादा। देखा ना, हमको बोले उससे क्या? सर उससे गोल्ड का वेट ज़्यादा। उससे से गोल्ड का वेट ज्यादा हो जाता है, उसको पैसा ज़्यादा लेते। सही। अब मान लो ये क्या किया ना, सौम्यदीप क्या किया? 10 ग्राम का गोल्ड खरीदा और उड़ के चला गया इक्वेटर में। अभी वजन किया तो क्या 10 ग्राम दिखेगा कि उससे कम किसी ज़्यादा? कम की ज़्यादा? कम दिखेगा, क्योंकि ये रेडियस ज़्यादा हो गया ना, जी कम हो जाएगा ना, तो वेट भी कम हो जाएगा। मतलब ये 10 ग्राम खरीदा सौम्यदीप, 10 ग्राम खरीदा और जाके 9 ग्राम बेच रहा है। गोल्ड कुछ हुआ भी नहीं, उतना ही है, बट वहाँ पे वजन कितना है? 9 ग्राम। पैसा कम मिलेगा। और स्वास्तिक क्या किया? यहाँ 9 ग्राम खरीद के लेके गया और वहाँ जाके वो 10 ग्राम बन गया अपने आप, कुछ नहीं किया। वो 9 ग्राम खरीद के उड़ के गया, 10 ग्राम बन गया। अब वो 10 ग्राम जाके बेच रहा है, तो फ़ायदा में रहा ना वो। तो समझ में आया पूरा कहानी? क्यों हो रहा है ये सब? कहानी जी के वजह से हो रहा है। जी की वजह से क्यों हो रहा है? क्योंकि रेडियस की वजह से हो रहा है, ठीक है। रेडियस की वजह से क्यों हो रहा है? क्योंकि अर्थ का शेप ही वैसा है। तो दोनों में से कोई किसी का दिक्कत नहीं है, अर्थ का दिक्कत है, ठीक है। दूसरा, मास तो मास होवे हैं क्या बोले? और वेट mg होवे हैं। वेट इक्वल टू क्या होता है? mg, ठीक है। वेट का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बट मास का ऐसा कुछ, मास, ठीक है। m का यूनिट क्या होता है? kg। g का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसी को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं। इसलिए वेट का यूनिट भी क्या होता है? न्यूटन। समझ में आ गया इतना? क्वेश्चन पूछेगा, मान लो ऐसा कि एक कुछ चीज़ है जो 10 ग्राम का है, 10 kg का है मान लो, उसका वेट कितना होगा? ये मास दे दिया, वेट पूछ रहा है, निकाल लोगे? कोई भारी चीज़ है, 10 × 9.8 कर देना, 98 न्यूटन आ जाएगा आंसर। ईजी। स्लाइड नंबर, यहाँ तक कोई दिक्कत है? डाउट है? क्या है? अच्छा, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन तुम लोग पढ़े थे ना? क्या क्या था, याद है किसी को? पहला फॉर्मूला था v = u + at। सेकंड वाला बताओ, तुम लोग बताओ पहले। हाँ, YouTube + ½ at²। अच्छा, 3 वाला बताओ। ठीक है, ये था 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जब फ्री फॉल में होता है ना,
जब क्या हो जाता है, फ्री फॉल में होता है। तो फ्री फॉल में हम लोग को पता है जब ड्रॉप करते हैं कोई भी चीज़ को तो एक्सेलरेशन कितने के बराबर हो जाता है, छोटा जी के बराबर। छोटा जी का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जहाँ जहाँ ए है ना वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा, खाली जी जी जी, और एस के जगह एच। ऐसा क्यों? क्योंकि एस मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, बट वो तो कहीं गिर रहा होगा, तो गिर रहा होगा मतलब हाइट हो जाएगा, तो एस की जगह तुम लोग एच मान के चल सकते हो। और कुछ साइन कन्वेंशन है। अच्छा, ठीक, फॉर्मूला समझ में आ गया? वही फॉर्मूला है, खाली कुछ कुछ चेंज हो गया, चेंज भी नहीं हुआ, खाली नाम बदला है वही, मीनिंग अभी भी वही है। यहाँ एक्सेलरेशन था, अभी भी एक्सेलरेशन ही है, बट ड्यू टू ग्रेविटी हो गया। यहाँ डिस्प्लेसमेंट ही है, बट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एच। ठीक है, साथ में लेते हैं कुछ साइन कन्वेंशंस। साइन कन्वेंशन मतलब कि जो भी पुट करेंगे ना साइन के साथ पुट करेंगे, प्लस माइनस के साथ। तो कोई भी डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला चीज़ होगा ना उसको नेगेटिव ले लेना, ठीक। और कोई भी अपवर्ड डायरेक्शन वाला होगा उसको क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। अलग अलग बुक में अलग अलग साइन कन्वेंशन होता है, पर हम लोग इसी को मानकर न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। डाउनवर्ड डायरेक्शन का कोई भी चीज़ दिखे नेगेटिव ले लेना है, पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब ऊपर की ओर जाता हुआ दिखे पॉजिटिव ले लेना है। हम लोग दोनों सेम बोल दिए क्या, नेगेटिव पॉजिटिव बोले ना, हाँ तब ठीक है। जैसे मान लो इस मार्कर को ड्रॉप कर रहे हैं तो इसका वेलोसिटी किधर है, नीचे की ऊपर। मान लो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो 20 पुट करेंगे यहाँ पे कि -20 पुट करेंगे, समझ में आ गया? इसको ऊपर फेंक रहे हैं तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ये जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन जी हो जाएगा। जी को पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव लेंगे क्योंकि नीचे आ रहा है। अभी बताना, ऊपर फेंक रहे हैं तब इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव लेंगे कि पॉजिटिव लेंगे, गलत हो गया। हाँ, नीचे से ऊपर जा रहा है, बट जब ये ऊपर जा रहा है ना तो अर्थ इसको किधर खींच रहा है, नीचे, तो एक्सेलरेशन किधर होगा, तो इसलिए जी हमेशा क्या हो जाएगा, कोई बॉडी ऊपर से नीचे आए तो भी अर्थ नीचे खींच रहा है, कोई बॉडी नीचे से ऊपर जाए तो भी अर्थ नीचे खींच रहा है। और जिधर खींच रहा है उधर एक्सेलरेशन, जिधर फोर्स उधर एक्सेलरेशन। कौन? ग्रेविटी। ग्रेविटी नहीं बोलना इसको, ग्रेविटी नहीं बोलना। क्या बोलना? दोनों बात एक ही है क्या? ग्रेविटी मतलब फोर्स है, अर्थ खींच रहा है जिस फोर्स है ना उस फोर्स को बोलता है ग्रेविटी, बट ये ग्रेविटी नहीं है, ये है एक्सेलरेशन। बस किसके वजह से? ग्रेविटी के वजह से। समझ में आया? इसलिए बोलते हैं ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी पे फोकस मत करो, एक्सेलरेशन पे फोकस करो। ये एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव रहेगा, कोई बॉडी ऊपर जाए कोई बॉडी नीचे आए, ये जी रहेगा हमेशा क्या, नेगेटिव। तो फॉर्मूला को चेंज करके हम लोग क्या बना सकते हैं, ऐसा बना सकते हैं, बना सकते हैं। कंफ्यूज हो जाओगे और ज़्यादा, रहने दो, पुट कर लेना हर बार नेगेटिव, तो फिर से वापस ये कर देते हैं। बुक में करता है ऐसा, -GT लिख देता है, बट वो कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, क्योंकि तब मन करेगा कि फिर से माइनस बैठा दे, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, गलत। इसलिए रहने दो, जैसा फॉर्मूला है वैसा रॉ फॉर्म में देख लेना, हर बार नेगेटिव पुट करना, हमेशा -10 -9.8 पुट करना, ठीक है। ये हो गया। इसको लिख लो 7th की 8th स्लाइड में। vertically upward and rises to a height of 10 meter. Calculate number 1 the velocity with which was thrown upward, and number 2 time taken by the object to reach the highest point. क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करो थोड़ी देर, हम क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देते हैं खाली। एक ऑब्जेक्ट है जिसको ऊपर फेंका गया वर्टिकली, राइजेस कुछ ऊपर तक राइज कर रहा है टू अ हाइट ऑफ कितना, 10 मीटर। ये है ग्राउंड, ठीक है। इसको फेंका गया ऑब्जेक्ट को, यहाँ तक गया, कितना मीटर तक गया ऊपर, 10 मीटर तक ऊपर गया, ठीक है। कैलकुलेट द वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड। जब इसको फेंका गया था ऊपर तो कितने वेलोसिटी से फेंका गया था वो निकालना है, और टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, यहाँ से हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगा वो निकालना है।